आपका हमारे चैनल शिक्षागत में स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे ध्यान दें, जो यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इनको अगर आप देखते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यूपीपीसीएल हो, डीआरडीओ हो, यूपीआरएल हो, रेलवे हो, एलपी हो, कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको सहायता मिलेगी। देखिए, पहला है परमाणु में कितने कण होते हैं। तो बच्चों, परमाणु में आपके 3 कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु का सबसे भारी कण, तो परमाणु का सबसे भारी कण आपका न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद आपका भारी कण होता है प्रोटॉन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे भारी कण आपका न्यूट्रॉन होता है, इससे कम आपका प्रोटॉन होता है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु का सबसे हल्का कण आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, परमाणु का भार कहाँ होता है? तो परमाणु का 99% जो भार होता है आपका नाभिक में होता है। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं? आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर होता है। ठीक, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1911 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का भार 1.6749 × 10⁻⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोटॉन का भार। तो जो प्रोटॉन का भार होता है 1.6726, देखिए यहाँ 49 है, यहाँ पे 26 है, इतना ही डिफरेंस होता है। और 10⁻⁻27 kg, ये आपका प्रोटॉन का भार होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1920 में। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? 9.109 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन क्या सबसे हल्का कण है परमाणु का। इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। अब देखिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों, ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए बच्चों, हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो आपकी जितनी भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर होती हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। एक अच्छे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 10⁻22 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? लगभग 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक अच्छे कंडक्टर में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 10⁻22 होती है। नंबर 3 पॉइंट्स, इनका जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप वो क्या होता है? 0 होता है। 0 मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं, ओवरलैपिंग।
लैपिंग होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। जो आपका एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम लोग ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईवी इसकी यूनिट है एनर्जी की, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे जो आपका रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कंडक्टर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो ताप गुणांक, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ताप गुणांक की यूनिट क्या होती है, तो ताप गुणांक की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होती है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा से। अब हम बात करेंगे सबसे अच्छा जो कंडक्टर है आपका, वो आपका क्या है? सिल्वर है। सबसे अच्छा आपका कंडक्टर क्या है? सिल्वर है, सिल्वर। उसके बाद है आपका कॉपर, उसके बाद है आपका गोल्ड, उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद है आपका जो सिल्वर है सबसे अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। अब इसकी चालकता की बात करें तो इसकी चालकता होती है 96%। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कॉपर की होती है 90%, इसकी होती है 99%। बट इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कंडक्टर अच्छा कहा नहीं जाता। इसके बाद आते हैं आपका एल्यूमिनियम, इसकी होती है 60% और इसकी होती है 40 से 50%। अब जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा का भी चालक होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का भी चालक होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का भी अच्छा चालक होता है। कंडक्टर में क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आपका बॉन्ड होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंडक्टर से कुछ रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी कही जाती है। सेमीकंडक्टर क्या है? जर्मेनियम, जी से सिलिकॉन, ये आपके सेमीकंडक्टर है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे ये इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। और इनको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं या इनको टेम्परेचर देते हैं। कंडक्टर बनाने के लिए
डोपिंग या टेम्परेचर देते हैं। इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर सेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या कह सकते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 4 होती है। एनर्जी गैप क्या होता है? एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब बहुत कम गैप होता है। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनको हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनको एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? लगभग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग। इनका जो रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट है, रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। और क्या होता है? सेमीकंडक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एक होता है एक पी टाइप और एक होता है एन टाइप। इसमें मेजॉरिटी कैरेट्स क्या होते हैं? होल्स। मेजॉरिटी कैरेट्स मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर को मैं बता देता हूं यहां से। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें करंट आसानी से फ्लो ना हो वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स के एग्जांपल है आपके पॉलीथीन है, लकड़ी है, सूखी लकड़ी, रबर, ये सब क्या आपके इंसुलेटर्स हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जो इनका एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 से ज्यादा होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या इससे ज्यादा होता है। और इनका जो रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट होता है, रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट, ये होता है नेगेटिव। इतना आप देख लीजिए, इससे आगे हम बताऊंगा। देखिए हम लोग जो आपके 7 कलर होते हैं उनके तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करेंगे। पहला होता है आपका वायलेट, बैंगनी कलर, जिसकी वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ को हम लोग हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ये क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है आपका इंडिगो कलर।
इसको हिंदी में बोलते हैं आसमानी। इसकी जो वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम है और जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻−10 मीटर होता है। अब उसके बाद आता है आपका ब्लू कलर, नीला कलर। इसकी जो वेवलेंथ है 4700 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है आपका ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब हरा कलर, इसकी जो वेवलेंथ है वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आता है आपका येलो कलर, येलो मतलब पीला। इसकी जो वेवलेंथ है क्या 5700 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज कलर, नारंगी, ऑरेंज खाए हो उस कलर का। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 6500 एंगस्ट्रॉम होती है। आखिरी जो आपका बचता है रेड कलर, इसकी जो वेवलेंथ है ये है 7500 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम वेवलेंथ आपकी बैगनी कलर की होती है, वायलेट की, और सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। कूलाम ने बताया था कि दो चार्ज के बीच लगने वाला बल, जैसे आपका न्यूटन का नियम है, दो ग्रहों या उसके बीच में लग जाता है वस्तुओं के बीच। यहाँ पे दो चार्ज के बीच, दो चार्ज समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। समान मतलब क्या, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव निगेटिव होंगे तो रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, और दोनों अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो कूलाम ने बताया था कि दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, क्या होता है, उन चार्जों के मल्टीपल के डायरेक्टिव फोर्स F is डायरेक्टिव फोर्स Q1 into Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, चाहे r मान लो चाहे d मान लो, उनके स्क्वायर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को एक में एडजस्ट कर देते हैं तो F is equal to Q1 Q2 by r square, और जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे k लगाएंगे तो k is equal to Q1 Q2 by r square, और जो आपकी k की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। ठीक, तो यहाँ पे k की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 into 10 की पावर 9 into Q1 Q2 by r square। ये आपकी फोर्स की वैल्यू होगी। और जो आपसे पूछा जाता है कभी कभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 8.854 into 10 की पावर -12 फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ये आपका कूलाम का नियम है। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वैसे इलेक्ट्रिक का भी फ्लक्स होता है। क्या होता है, आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वहां चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते थे। यहाँ पे क्या है, क्या होता है, वैद्युत बल रेखा जितनी होंगी उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और इससे हम लोग इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साई, ठीक है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य भी इसको कहते हैं। इसके दो नाम हैं, आप चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए या वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य कहिए, एक ही बात है। ठीक, क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसमें कोई एक आपका क्या टेस्टिंग चार्ज रखा है, कोई आपका टेस्टिंग चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसकी चार्ज की वैल्यू क्या है 1 है। उस चार्ज पर जो बल लग रहा है, ठीक है, उस चार्ज पर जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। E इज इक्वल टू F/K, जो फोर्स लग रहा है वो और जिस चार्ज में लग रहा है Q नॉट है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और Q की वैल्यू कूलम होती है। और इसका एक यूनिट और भी होता है वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट आपको याद करनी है, पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे करंट की। करंट से पहले हम बात करते हैं, इसको लिखिए, नीचे का पॉइंट लिखना, लिखना है नीचे वाला सबसे लास्ट में। चलो हम लिखवा लें। अब हम बात करेंगे करंट की। करंट क्या होती है, करंट क्या है, धारा। आप लोग को करंट पता होगा, हम ज्यादा इसमें डिग्री नहीं बताएंगे। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर की यूनिट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है, Q/T होता है। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और T की वैल्यू सेकंड, कूलम पर सेकंड की एक यूनिट होती है, ठीक। और देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, Q इक्वल टू Ne होता है, ठीक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं। किसके द्वारा, अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा, अनुगमन वेग के द्वारा। अनुगमन वेग की क्या होती है, I इज इक्वल टू NEAVD। ये आपका क्या है, VD, मतलब इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से क्या होता है, करंट आपकी कंडक्टर में और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी वेलोसिटी से फ्लो होते हैं। करंट जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, चार्ज हो गया जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा। A क्या है, जो आपका कंडक्टर का एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब एक तरह का समझ लीजिए वर्क है। यहाँ पे यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है Q0, ये क्या है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी क्या होता है, और ये आपका क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी मतलब ये कि डिस्टेंस डिफाइन नहीं है कि कितनी दूरी पे वो रखा हुआ। तो कहेंगे कि इस टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है वो आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। और ये होता है V इज इक्वल टू F/W/Q0 होता है। क्या होता है, W/Q0, ठीक। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है।
पोटेंशियल की यूनिट की बात करेंगे हम अगर, तो क्या होती है इसकी यूनिट वोल्ट होती है। या यहाँ से अगर आप यूनिट निकाले तो W क्या होगा, वर्क हो गया आपका, तो ये आपका क्या हो गया, जूल हो गया। और ये क्या है, Q मतलब चार्ज है, इसकी वजह क्या होगी, कूलम। ये आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये सब एक ही खानदानी है, एक ही क्या है, खानदानी है, या ईएमएफ हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपका ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ का अगर हम पूरा नाम लेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कि एक प्रकार का ये प्रेशर है। क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक। जब एनर्जी देता है तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है या ऊर्जा प्रदान करता है। जब ऊर्जा मिलेगी तभी तो दौड़ेंगे, क्या अपने आप दौड़ लेंगे शक्तिमान की तरह, ठीक। या दूसरी परिभाषा ये भी है कि किसी कंडक्टर में धारा को प्रवाहित करवाने वाले फोर्स को, बल को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। जिस तरह आप बताना चाहो बता सकते हो, ठीक। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल ई से करते हैं, कैपिटल ई से करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। कह सकते हैं कि ये धारा का क्या है, मित्र। धारा का क्या है, ये मित्र है। अच्छा, अब इसी को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, इसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैं एक लाइन में आपको सबको बताते रहूं, ये सब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का रिवीजन होगा, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है, धारा और ईएमएफ का दुश्मन है। रेजिस्टेंस क्या है आपका, धारा और ईएमएफ का दुश्मन है। ये क्या करेगा, धारा को फ्लो नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, धारा को फ्लो नहीं होने देगा। ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आर से। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। अब देखिए हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम का नियम आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं सिंपली से लेंगे। अगर कंडक्टर का ताप और दाब ना बदले, ताप और दाब ना बदले, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। ये आपको हम करना, ठीक। अब ओम का नियम लगता किस पे है, तो देखिए दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट्स होता है और एक होता है पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स में आपके क्या आते हैं, इंडक्टर आता है, कैपेसिटर आता है और रेजिस्टर आता है। पैसिव एलिमेंट्स में आपका ओम का नियम कैपेबल है, मतलब उस पे लगता है। और एक्टिव एलिमेंट्स में आपके क्या होते हैं, ये आपके आते हैं क्या क्या आते हैं आपके, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ,
डज नॉट फॉलो ओम लॉ, और ये क्या करते हैं फॉलोज ओम लॉ। ठीक, अब ओम का नियम का जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और मैंने एग्जाम में पूछा भी है आप लोगों से। तो क्या होता है, रेखीय होता है। क्या होता है, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट है। इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस लॉ, प्रतिरोध के कुछ नियम। प्रतिरोध के कुछ नियम हैं, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध का पहला नियम है कि जो आपका कंडक्टर का मटेरियल है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे आपका मेटल्स है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर आपका इंसुलेटर है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो पहला नियम क्या कहता है, आपका जो रेजिस्टेंस है ठीक वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा नियम है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कंडक्टर को अगर आप टेम्परेचर देते हो, कंडक्टर को अगर आप टेम्परेचर देते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा और कंडक्टेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा अगर टेम्परेचर को देंगे। क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब सेमीकंडक्टर को हम टेम्परेचर देते हैं या डोपिंग करते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। बताया था नॉर्मल कंडीशन में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और कंडक्टेंस उसका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस डाउन और कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस मतलब G और रेजिस्टेंस मतलब R। ये आपका R हो गया, ये आपका G हो गया। ठीक, अब तीसरा नियम है कि मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कब ज्यादा होगी या कम होगी वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा कंडक्टर पे। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब दोनों के इक्वेशन को मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। रो होता है आपका, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ये आपके हो गए प्रतिरोध के नियम। अब प्रतिरोधों के संयोजन होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिरोधों के दो तीन संयोजन होते हैं। पहला एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। मान लीजिए अगर तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R1 + R2 + R3। श्रेणी में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है और करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। और अगर हम ये आपका किसमें होगा, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। ये आपका रिवीजन में करवा रहा हूँ, ठीक बच्चों। और दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पहला कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक,
और वोल्टेज की वैल्यू पहले में क्या होती है, सेम होती है, करंट की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे जूल लॉ। जूल का एक बात है, देखो जूल का नियम